प्रिय छात्रों, आप सभी का SNV ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। विगत दिनों की कक्षा में हमने संस्कृत विषय के माध्यम से कुछ सामान्य जानकारियाँ स्थापित की, सामान्य जानकारियाँ जानी, जिसमें हम अभी तक संस्कृत के सामान्य परिचय के अंतर्गत संस्कृत भाषा की क्या विशेषताएँ हैं यह जान चुके हैं। इसके उपरांत विभक्तियों के संबंध में हम पढ़ चुके हैं। वचन क्या होते हैं, कितने होते हैं, पुरुष क्या होते हैं, कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं, इन सब की चर्चा अभी पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं। आप सभी अवश्य ही उन सब बातों को उन वीडियोज़ के माध्यम से देखें और उनके माध्यम से अपने नोट्स तैयार करें। मैं बारंबार एक बात आप सभी के बीच में कह रहा हूँ, आप जो अभी अध्ययन से जुड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे की कक्षाओं में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी आगे बढ़ता जा रहा है। अब आप सभी को यहाँ ध्यान रखना है कि संस्कृत का विषय है। मैं भी कुछ सामान्य जानकारी आप सभी के बीच में ऐसी आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपको हमेशा जब तक आप अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन से जुड़े हैं, हमेशा आपको ये सारी बातें काम आएंगी। अभी तक हमने जो वचन पुरुष आदि के बारे में जाना, तो यही ऐसी चीज़ है, जो ऐसी बातें हैं जो कभी बदलती नहीं हैं। हमेशा वचन 3 है तो 3 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है आज के 9th क्लास में आपको वचन 3 पढ़ा रहे हैं, 10th में आप जाएंगे तो वचन 4 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी वचन 3 पढ़ाए जाएंगे, वहाँ पर भी आपको वचन 3 ही पढ़ाए जाएंगे। एक बार अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो आप हमेशा के लिए परिपक्वता प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज हम इन्हीं नई नई बातों के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में जुड़ते हैं। आज का हमारा अपना नया टॉपिक है, नया जो प्रकरण हम लेने वाले हैं उसका नाम है कारक। क्योंकि कल हमने विभक्तियों की चर्चा की थी। विभक्तियों की चर्चा करने के उपरांत हमने उसमें आपको विभक्तियों के नाम और उनके पहचान चिन्ह बताए थे। जैसे विभक्तियाँ टोटल 7 होती हैं। कितनी होती हैं? क्या होती हैं? विभक्ति कितनी होती हैं? 7। क्या होती हैं? विभक्तियाँ 7 होती हैं और उन 7 विभक्तियों के कल हमने नाम भी बताए थे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और अधिकरण। इसके बाद अंत में इस 7 विभक्तियों के बाद एक चीज और रहती है, उसको विभक्तियों में शामिल नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं संबोधन। क्या बोलते हैं? संबोधन। इस प्रकार से संबोधन सहित विभक्तियाँ टोटल कितनी हो जाती हैं? 8। विभक्तियाँ 7 प्लस संबोधन तो टोटल हो जाते हैं 8। कई ऐसा भी स्वीकार करते हैं कि 8 विभक्ति होती है, लेकिन आपको इससे कितना ध्यान रखना है, विभक्ति 7 और संबोधन सहित विभक्ति 8 होती है। इस प्रकार से कल तक की चर्चा हमने यहाँ की थी और उसमें भी हमने एक बात यह जानी थी कि प्रत्येक विभक्ति को पहचानने का चिन्ह क्या है। 7 ही विभक्तियों को पहचानने के अपने अपने अलग अलग चिन्ह हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति का नाम था कर्ता, तो कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता ने, इस श्लोक हमने आप सभी के बीच में बोला था, दोहा आप सभी के बीच में बोला था, देखा। कर्ता ने अनुकर्म को तथा करण से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है, मैं पर अधिकरण, हे वो अरे संबोधने, 7 वचन और धार। इस दोहे में, इस हिंदी के एक पद्य में 7 ही विभक्तियों के नाम और उनकी पहचान के चिन्ह बताए गए हैं। वो हम आपको कल की वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग वहाँ से उसको जान सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा अपना नया टॉपिक है कारक। क्या नाम है? कारक। क्या नाम है? कारक। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? कारक। क्या पढ़ने वाले हैं? कारक। कारक शब्द को सुनकर के हमें ऐसा तो अपने आप में लगता है कारक मतलब कुछ करने वाले की बात होने वाली है। कारक मतलब कुछ करने वाला। एक सामान्य भाषा में आप सभी के बीच में बता रहा हूँ, बाकी इसकी परिभाषा हम आप सभी के बीच में बताएंगे कि कारक कहते, इसे बोर्ड पे चूंकि मैंने लिखी है, आप उसको इजीली समझ सकते हैं। कारक परिभाषा क्या है? क्रिया जनकत्वम कारकम। क्या लिखा है बोर्ड पर? कारक की परिभाषा में क्रिया जनकत्वम कारकम। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रिया जनकत्वम कारकम। जनक मतलब होता है पिता। हिंदी में जनक का अर्थ क्या होता है? पिता। जनक को क्या बोलते हैं? पिता। तो जो क्रिया का जनक होता है, अर्थात क्रिया की जिससे उत्पत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और सरल भाषा में कहें, जिससे क्रिया का संबंध अभिष्टम रूप से घनिष्ठ रूप में स्थापित होता है, उसको कारक कहते हैं। यहाँ पर दूसरी परिभाषा हिंदी में हमने लिखी हुई है, क्रिया के साथ जो सीधा संपर्क स्थापित करता है,
क्या लिखा है? क्रिया के साथ जो सीधा संपर्क स्थापित करता है उन्हें कारक कहते हैं। बराबर। क्या डेफिनेशन बोली? सबसे पहले ध्यान में रखें, क्या पढ़ा रहे हैं हम? कारक। क्या पढ़ा रहे हैं? कारक। क्या पढ़ा रहे हैं? कारक। कारक की डेफिनेशन हमने क्या जानी? परिभाषा क्या जानी? क्रियाजनकत्वम कारकम। क्या बोला? इसकी परिभाषा बताई? कारक। क्या बताई? क्रियाजनकत्वम कारकम। तो इसमें अपने इसकी दूसरी परिभाषा हिंदी भाषा में क्या जानी? कि जो क्रिया के साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है। क्या कहा? जो क्रिया के साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है उसको कारक कहते हैं। सीधा संपर्क मतलब डायरेक्ट, बीच में कोई अड़चन नहीं। अब ऐसा नहीं कि राम ने श्याम से कहा, ऐसा लंबा चौड़ा नहीं। राम ने मारा, किसने मारा? राम ने। मारने की क्रिया डायरेक्ट जो क्रिया के साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है उसको कारक कहते हैं। अब राम ने श्याम को मारा, एक एग्जाम्पल हिंदी में आप सबके बीच में दे रहा हूँ। राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ पर मारना तो क्या हो गई? क्रिया। मारना क्या हो गई? क्रिया। राम क्या हो गया? कर्ता। राम क्या हो गया? कर्ता। अब श्याम बीच में, तो उसमें राम का संबंध श्याम से नहीं हो रहा है। राम का संबंध प्रेशर किस पे पड़ रहा है? मारने पे। राम ने क्या किया? मारा। किसको मारा? क्यों मारा? इसमें कोई प्रेशर देने वाली बात, इस पर कोई वजन नहीं पड़ रहा है। वजन कहाँ पड़ रहा है? कि मारा। क्या किया? मारा। मारा शब्द पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो राम चूंकि करता है, राम काम कर रहा है ना, राम काम कर रहा है, तो जो काम करने वाला है वो कर्ता कारक है। हमने भी यहाँ क्या पढ़ा? कि क्रिया के साथ जो सीधा संपर्क स्थापित करता है, किसके साथ? क्रिया के साथ जो सीधा संपर्क स्थापित करता है उसको कारक कहते हैं। ओके, दैट्स ऑल। एनी डाउट? नो, वेरी गुड, वेरी इजी। क्या बताया? जो क्रिया के साथ सीधा संपर्क स्थापित करे उसको कारक कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हुई। इसकी डेफिनेशन हुई कारक। ये हमेशा, अगर आपको कारक ख्याल में आ जाते हैं, अगर आप कारकों को पहचानना सीख जाते हैं, आपकी समझिए कारकों का ज्ञान आपको व्यवस्थित होता है, तो आप इजीली संस्कृत भाषा का अर्थ आप स्वयं निकाल सकते हैं। विभक्ति और कारक, ये दो चीजें ही मुख्य हैं। अगर ये आपको व्यवस्थित ख्याल में आ जाती हैं तो आप इजीली संस्कृत भाषा को समझ सकते हैं। कोई कठिन नहीं है। क्या देखा? क्रिया के साथ जो सीधा संपर्क स्थापित करे उसे कारक कहते हैं। अभी कारक होते कितने हैं? हमने कारक के बारे में जान लिया, कारक की डेफिनेशन जान ली, तो अभी होते कितने हैं कारक? तो यहाँ पर लिखा कि कारक 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पर बोलते हैं ना सट कारक वाणी, संस्कृत में शब्द आता है। तो कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। कारकों के नाम कौन कौन से हैं? एक श्लोक हमने आप सभी के बीच में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसको मैं बोलूँगा, आप लोग इसको देखेंगे और उच्चारण करेंगे। जैसे मैं इसका उच्चारण करूँगा वैसा आप इसको उच्चारित करें, और एक दो बार अगर आप इसको सुन करके बोलते हैं तो आपको यह याद हो जाएगा, और फिर आप इजीली इसका भी अर्थ मैं आपको बताऊँगा, तो आप इजीली 6 कारकों के नाम एक साथ 2 लाइनों में याद कर सकते हैं। क्या लिखा है? किसके नाम बता रहे हैं? कारकों के। कितने होते हैं टोटल? 6। क्या होते हैं? कारक। नाम इस श्लोक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च। एक बार पूरा पढ़ूंगा फिर उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताऊंगा। क्या लिखा इस श्लोक में? कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च। यहाँ कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानादिकरणं नित्य आहुकारकाणि सर्वं। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानादिकरणं नित्य आहुकारकाणि सर्वं। ठीक है, एक श्लोक है। इस श्लोक में 6 कारकों के नाम गिनाए गए हैं। हमने क्या पढ़ी कि कारक कितने होते हैं? कारक 6 होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? इनके नाम यहाँ पर आपके बीच में बताए गए हैं। पहला कारक कौन सा है? कर्ता। पहले कारक का नाम क्या है? कर्ता। दूसरे का नाम है कर्म। तीसरे कारक का नाम है करण।
चौथे का नाम है संप्रदान, पांचवे का नाम है अपादान, छठवे का नाम है अधिकरण। ठीक है, कर्ता कर्म चा। तो जब भी संस्कृत भाषा में चा शब्द का प्रयोग होता है तो उसका हिंदी में अर्थ एक शब्द के आगे आता है। तो सबको ख्याल में होगा, इसके भी नियम है। संस्कृत ग्रामर में जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है, संस्कृत ग्रामर भी है। उन नियमों के अनुसार ऐसा होता है कि जब भी कभी संस्कृत भाषा में चा शब्द का प्रयोग कहीं किया जाता है तो उसका अर्थ एक शब्द के आगे जोड़ा जाता है। तो यहाँ कर्ता कर्म चा, चा को कहाँ ले लेंगे, बीच में कर्ता और कर्म, फिर चा, फिर से चा है इसमें तो उसको और आगे जोड़ देंगे। तो कर्ता और कर्म और करण, तीन हो गए। पहले कारक का नाम क्या है, कर्ता कारक। दूसरे कारक का नाम क्या है, कर्म कारक। तीसरे कारक का नाम क्या है, करण कारक। चौथा कौन सा है, चतुर्थ नंबर पर संप्रदानम तथैव च, और वैसे ही, तथा एव, तथा का मतलब होता है वैसे, एव मतलब ही, चा मतलब और, तो तन संप्रदानम तथैव च, तथैव मतलब वैसे ही और वैसे ही संप्रदान। जैसे ये तीन कारक हैं वैसे ही एक और एक चौथे नंबर पर कौन सा है, संप्रदान। तो चार हो गए, कौन कौन से, कर्ता कर्म करण और संप्रदान। ये कितने कारक हो गए, चार। अब कितने बचे, दो। टोटल कितने थे, छह। छह में से कितने बता दिए, चार। अब चार कौन कौन से बता दिए, कर्ता कर्म करण संप्रदान। अब कौन कौन से बचे, तो आइए आगे देखते हैं। अपादानादिकरणम, अब इसमें दीर्घ और संधि हो जाएगी, अपादान प्लस अधिकरणम तो बन जाएगा अपादानादिकरणम। यहाँ पर इसमें संधि हो जाएगी। हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो संधियों का जो टॉपिक आएगा वहाँ पर आपको दीर्घ संधि क्या होती है, संधियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में आपको ये बताएंगे। अभी क्या बताया, अभी हम कारकों के नाम जान रहे हैं। तो कितने नाम बता दिए, चार बता दिए। अब दो रह गए, यहाँ पर दो नाम और पूरे लिख रहे हैं। कौन कौन से हैं, अपादान कारक और अधिकरण और अधिकरण। इति आहु, इति मतलब इसको, आहु मतलब कहते हैं कारक। ये छह कारक कहलाते हैं। ओके डन। कौन कौन से, क्या कारक, कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ओके, ये तो छह कारक हुए। इन छह कारकों के नाम हमने आपके बीच में बताए। अब कल आप सबको कल की क्लास के आधार से प्रश्न स्थापित हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि हमने विभक्तियाँ कितनी पढ़ी थी, 7, और कारक आप बता रहे हैं 6, तो एक कहाँ गया। छठवें नंबर पर जो संबंध कारक है, संबंध होता है, संबंध नाम की जो विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, तो वह कहाँ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी कारकों की चर्चा होती है तो वहाँ पर संबंध को स्थापित नहीं किया जाता है, षष्ठी विभक्ति को नहीं लिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, उसका क्रिया के साथ सीधा जुड़ना नहीं होता है, इसलिए षष्ठी विभक्ति को कारक में शामिल नहीं किया है और संबोधन को भी इसमें कारकों में शामिल नहीं किया है। इस प्रकार से संबंध और संबोधन ये दोनों मात्र विभक्तियों में शामिल होते हैं, कारक में इनको शामिल नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, इस कारण से संबंध को और संबोधन को कारक में शामिल नहीं किया है। इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से हमने अभी कारक के बारे में जाना, कारक कहते किसे हैं, कारक का स्वरूप क्या है, कारक होते कितने हैं, कारकों के नाम कौन कौन से हैं। आप सब इनको रिविजन करें, इनको दोहराएं, इनके नोट्स तैयार करें और आपको जो भी डाउट्स हों उनको नोट करते जाएं। आगामी वीडियो में इस आपके साथ जुड़ते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।